और चलिए अब खबरें विस्तार से देखते हैं। उपचुनाव के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्राम पंचायत, सामुदायिक भवन और सामुदायिक परिसरों का लोकार्पण किया। 33 जिलों की ग्राम पंचायतों में 318 ग्राम पंचायत भवन, 262 सामुदायिक भवन, 1004 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचों, सरपंचों से बातचीत की। पंच परमेश्वर की राशि के बारे में पंचों ने कहा कि उनकी सरकार वापस आने पर फिर से राशि मिलनी शुरू हो गई है। पिछली सरकार ने योजना को बंद कर दिया था। ध्यान रखिएगा कि विकास के काम गांव में किसी भी कीमत पर थमने नहीं दिए जाएंगे। अभी भी 1336 ग्राम पंचायत भवन बन रहे, 2448 सामुदायिक भवन बन रहे, 9353 सामुदायिक स्वच्छता परिसर बन रहे, 13,137 काम जिनकी लागत 820 करोड़ 94 लाख है। 820 करोड़ 94 लाख, इनमें से 9,697 पे काम चालू हो गया और बाकी का भी काम प्रारंभ होने वाला है। मेरे गांव के बहनों और भाइयों, गांव विकास की दौड़ से अछूते नहीं रहेंगे और गांव को शहरों की सुविधा देकर ही हम चैन की सांस लेंगे। मैंने बात करते करते आपको बताया, किसानों के लिए अद्भुत योजना बनी। 6,000 में 4,000 रुपया जोड़ के कुल 10,000 रुपए की राशि देने की, सही अर्थों में किसान की आय दुगना करने का हमारा ये अभियान है। जितने गरीब अभी बने, जिनके पास कच्ची छतें हैं, 2011 तक की सूची के पक्के मकान तो बन गए, लेकिन बाकी भी जो रहे हैं, आप चिंता मत करना, 3 साल में सबको पक्की छत उपलब्ध करवा दी जाएगी। और 3 साल के अंदर ही, जैसे बात करते करते मैंने बताया है, हर गांव में नल जल योजना का पानी देंगे। एक और नई योजना हम बना रहे हैं, खेत सड़क योजना, खेत संपर्क योजना, क्योंकि गांव की सड़कें तो लगभग बन गई है, तेजी से बन रही है। कई सड़कों का मैंने लोकार्पण पिछले दिनों किया है। मुझ पे यह आरोप लगाते हैं लोग कि मैं तो नारियल लेके चलता हूं। अरे भैया, तुम्हारे दिल में तड़प ही नहीं है विकास की। अब नारियल लेके चलता हूं तो नारियल तो अच्छी चीज है, भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है। मेरी भगवान तो मेरी जनता ही है, तो जनता मांगती है, मैं जनता को समर्पित करता हूं। लेकिन केवल नारियल का सवाल नहीं है, कोई झूठे नारियल फोड़ने का काम नहीं होता। यथार्थ में काम स्वीकृत होते हैं, काम पूरे होते हैं, तब लोकार्पण होता है और नए काम हम चालू करते हैं। पैसे की कमी गांव के विकास में किसी भी कीमत पर नहीं आने दी जाएगी। मैं सभी सरपंच भाइयों बहनों को, पंचायत राज के प्रतिनिधियों को, मेरे विधायक सांसदों को आश्वस्त करता हूं, कोई कमी नहीं रहेगी। एक तरफ गांव में विकास के काम और दूसरी तरफ गरीब और किसानों को एक के बाद एक कई सुविधाएं, संबल योजना हमने फिर से चालू कर दी। आपकी जिम्मेदारी है, आप ध्यान रखें कि संबल के हितग्राहियों को तत्काल राहत मिलनी चाहिए, योजनाओं का लाभ मिलनी चाहिए। ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भू संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरित करने की योजना शुरू की है। योजना के तहत 1 लाख से ज्यादा भू संपत्ति मालिक अपने मोबाइल फोन पर SMS से प्राप्त होने वाले लिंक से संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद संबंधित राज्य सरकारें संपत्ति कार्ड का फिजिकल वितरण करेंगी। इस योजना के तहत 6 राज्यों के 763 गांव के लोगों को फायदा मिल रहा है। मध्य प्रदेश के 44 गांव में इस योजना में शामिल किया गया है। संपत्ति कार्ड के वितरण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से बातचीत की। डिंडौरी के रहने वाले किसान दशरथ सिंह मरावी से पीएम ने बातचीत की है। दशरथ जी। जी सर। क्या कभी सोचा था कि आपको भी इस प्रकार से सरकारी एक दस्तावेज आपके हाथ में होगा, बड़े शान से खड़े हो जाएंगे, ऐसा लग रहा था आपको? नहीं सर, ये हम कभी नहीं सोचा था सर। जो आज हमारे जो आबादी भूमि का पट्टा मिलने से हमारे परिवार और मैं, हमारे सभी खुश हुए हैं सर। आत्मनिर्भर भारत अभियान में आज देश ने एक और बड़ा कदम उठा लिया है। स्वामित्व योजना गांव में रहने वाले हमारे भाइयों बहनों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद करने वाली है। आज हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के हजारों परिवारों को उनके घरों के कानूनी कागज सौंपे गए हैं
और अगले 3-4 साल में देश के हर गांव में हर घर को इस तरह के प्रॉपर्टी कार्ड देने का प्रयास किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान का तूफानी दौरा लगातार जारी है। इस दौरान वह बीजेपी प्रत्याशी रक्षा सरूरिया के पक्ष में प्रचार के लिए दतिया के उन्नाव पहुंचे, जहां उन्होंने पहले भगवान भास्कर के दर्शन किए और फिर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने एक बार नारियल और शैंपेन का मुद्दा फिर उठाया। शिवराज ने कहा कि मैं जब जनता को दंडवत प्रणाम करता हूं तो कांग्रेस को दिक्कत होती है। उन्होंने कहा कि ये मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, इसमें रहने वाली जनता मेरी भगवान है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए बड़े बड़े वादे किए, 2 लाख का ऋण माफ करने का वादा किया, लेकिन किया कुछ नहीं। नारियल लेकर घूमता रहता है, नारियल लेके नहीं घूमता, चंदन की बोतल लेकर घूमता भी दिखा देता था। कश्मीर से भारत 370 हटा दी गई। पहले देखो जब कांग्रेस के राज था, पिट्टी से देश में जलाते थे, हर कोई आके बताता था। और उस समय के प्रधानमंत्री कांग्रेस के जमाने में झिझी बांध के बैठ जाते थे। ये नरेंद्र मोदी है, अगर चीन ने आकर दिखाई और भारत माता की तरफ आंख उठा के देखा, उसके सैनिकों की गर्दन तोड़ के वापस चीन में फेंक दिया। हमारे वीर महात्मा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने अशोकनगर के राजपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने यहां पार्टी प्रत्याशी आशा दोहरे के लिए लोगों से वोट की अपील की है। कमलनाथ ने बाद में कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शिरकत की और चुनाव में पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए जोर शोर से लगने को कहा है। प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है, जिसको लेकर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी जनसंपर्क में जुटे हैं। इसी बीच कांग्रेस को एक बुजुर्ग महिला से कमलनाथ की तारीफ करवाने का विचार उनका उल्टा पड़ गया। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान पटवारी ने बुजुर्ग महिला को मीडिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया और कहा, ये हमारी दादी हैं, दादी ईमानदारी से बताना, आपको हमारी सौगंध है, मैं आपका पोता हूं, कमलनाथ सरकार में क्या कमी थी? जिस पर दादी ने झट से जवाब दिया, बहुत कमियां थी। इस पर पटवारी ने कहा, जैसे दादी फिर बोल दी, बहुत कमियां थी। वहीं पटवारी ने तुलसी सिलावट पर सवाल किया तो दादी ने कहा, काम करोगे तो लोग पूछेंगे, नहीं तो कौन पूछेगा। की सरकार की क्या क्या कमियां हैं बताओ। बहुत कमियां थी। जैसे बहुत कमियां थी कमलनाथ की सरकार में। जैसे अब बहुत से मैं ये तो याद नहीं बना। बहुत सौगंध है, मैं पोता हूँ आपका। कमलनाथ की सरकार की क्या क्या कमियां हैं बताओ। बहुत कमियां थी। जैसे बहुत कमियां थी कमलनाथ की सरकार में। जैसे अब बहुत से मैं ये तो याद नहीं बना। बहुत कमियां। नहीं, ये जो तुलसीराम भैया चलते चुनाव में 5 साल का चुनाव हुआ था और बिक गए, तो ये काम अच्छा हुआ है बुरा हुआ? नहीं, कैसा रहा? बिकना चाहिए जनप्रतिनिधि को। काम करोगे तो पूछेगा, नहीं करोगे तो कौन नहीं, जनप्रतिनिधि को बिकना चाहिए या नहीं बिकना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? नहीं बताओ आप। नहीं बिकना चाहिए। नहीं आप बताओ, ईमानदारी झूठ बोलोगी तो नहीं, उनको बोलने दो मन से। नहीं। इस मामले में बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि 15 महीने से जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने जनता को बेवकूफ बनाया है, ये उसी की आवाज है। अपने 15 महीनों के शासनकाल में जो गलतियां और पाप जनता से पूछ रहे थे, उसका जवाब मिलना शुरू भारतीय जनता पार्टी और जनता ने कर दिया। अब जीतू पटवारी जी ने मीडिया के सामने अम्मा से पूछ लिया, अम्मा क्या गलती थी कमलनाथ सरकार की? अम्मा ने तपाक से जवाब दे दिया, एक नहीं बहुत सारी गलतियां थी, कई सारी गलती थी। कहां से शुरू करूं, कहां खत्म? जवाब मिल गया पटवारी जी? नहीं मिला हो तो जरा और जनता से पूछना शुरू कीजिए, नहीं तो जनता 10 नवंबर को जो परिणाम देगी 28 विधानसभा क्षेत्रों में, उसको समझ लीजिएगा। उपचुनाव की लड़ाई गद्दार, साधु और शैतान से होते हुए अब राक्षस पर पहुंच चुकी है। छतरपुर की बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती ने बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी पर इशारों में निशाना साध दिया और उन्हें कालनेमी कह डाला। रामसिया भारती ने कहा कि हनुमान जी जिस तरह से संहार कर चुके हैं, रामायण में कालनेमी का मायावी राक्षस के रूप में उल्लेख है। कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती ने कहा कि मुझे जिताइए, मैं राम राज्य लेकर आऊंगी।
एक प्रसंग देखा होगा और सुना भी होगा, काल नैनी सुना था, काल नैनी को सुना था। वो था नहीं वैसा, केवल बना बनाया था नहीं। काल नैनी संत था क्या? नहीं था ना, केवल बना बनाया था। ऐसे ही उन्होंने वहां से आकर के काल नैनी बनने का काम किया और हम लोग समझ नहीं पाए और हमें उनकी असलियत का, जब हनुमान जी आए तो हनुमान जी ने काल नैनी की पहचान की थी कि ये वास्तव में काल नैनी है। अच्छा एक बात बताओ, फिर हनुमान जी ने क्या दुर्दशा की थी काल नैनी की? आप लोगों का बल चाहिए और मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि एक प्रकार से नहीं, हमारे बड़ा मलहरा की जनता 3 प्रकार से सुखी रहेगी। रामचरितमानस में कहा, दैविक भौतिक पापा और राम राज्य का हो नहीं जाता। राम राज्य आएगा, किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। मैं काम करूंगी और बेटियां हमेशा अपने माँ बाप की आंखों में कभी आंसू नहीं देखती हैं, कभी भी नहीं देखती हैं। मैं भी कभी आंसू नहीं देखूंगी। मैं आप लोगों को कभी नहीं रुलाऊंगी। जितनी मुझसे सेवा बन सकेगी मैं भरसक प्रयास करूंगी, पूरा प्रयास करूंगी। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती के राक्षस वाले बयान पर बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी ने पलटवार किया है। प्रद्युम्न सिंह ने कहा कि भगवा पहनने से कोई संत नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि चुनाव में आज भी बाबा बने घूम रहे हैं। बार बार कहता हूँ, भगवा पहनने से भी संत नहीं हो जाता। कंप्यूटर बाबा घूम रहे हैं, मिर्ची बाबा घूम रहे हैं, ऐसे बहुत से बाबा घूम रहे हैं, सब संत थोड़ी है, सब साधु थोड़ी है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग के समर्थन में मंदसौर में चुनावी सभा को संबोधित किया। विजयवर्गीय ने कहा कि हरदीप सिंह अच्छे आदमी हैं, लेकिन अभी तक गलत पार्टी में काम कर रहे थे। देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पहली बार इतने हल्के शब्दों का प्रयोग हुआ है राजनीति के अंदर, मध्य प्रदेश की राजनीति के अंदर। जिस तरीके से कमलनाथ जी ने गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया, जिस प्रकार कमलनाथ जी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को नालायक कहा, मैं समझता हूँ ये अच्छी संस्कार वाली बात नहीं है और इसलिए मैं उनकी बात का कंडेम भी करता हूँ। और मुझे लगता है कि वो अपने गिरेबान में जाके, कि यदि वो गद्दार कह रहे हैं तो अपने गिरेबान में जाके देखें, कांच में अपना आईने में अपना मुंह देखें कि गद्दार। बीजेपी सांसद महेंद्र सोलंकी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी सांसद ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी विधायक मनोहर ऊंटवाल को कांग्रेस ने मारा है। सांसद ने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें सुनियोजित तरीके से मार गिराया। बर्दाश्त नहीं कर सके और बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहने में आता है कि गांव गरीब मजदूर किसान और दलित शोषित पीड़ित की लड़ाई लड़ते हुए हमारे भाई आदरणीय मनोहर ऊंटवाल जी शहीद हो गए। वो बीमारी से नहीं गए, उनका सुनियोजित तरीके से कांग्रेस की सरकार ने उनको। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने बीजेपी सांसद के बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि सरकार इस बयान की जांच कराए। भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि कार्रवाई नहीं हुई तो सांसद के खिलाफ मामला दर्ज कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद का बयान न केवल दुराग्रहपूर्ण है बल्कि घिनौना है और इस बात की ओर संकेत करता है कि ये ऊंटवाल जी जैसे सरल आदमी की नैसर्गिक और प्राकृतिक मृत्यु को भी विवादास्पद अपनी वोटों के फायदे के लिए बनाना चाहते हैं। सरकार से कोई इस बयान की संज्ञान लेना चाहिए और इन्हें जो है उनकी जांच बिठाएं और इनके बयान करवाएं सांसद महोदय के। अन्यथा कांग्रेस पार्टी जो है इनके खिलाफ जो है इस झूठे बयान को लेकर शिकायत दर्ज कराएगी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग घिनौनी हरकतों पर उतर आए हैं कि किसी राजनेता की प्राकृतिक मृत्यु को भी वो केवल अपने निजी फायदे के लिए उसको विवादास्पद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जिन लोगों की अस्पताल में मृत्यु हुई है उन्हें शहीद बताना शहादत का अपमान है और ऐसे लोग निंदा के पात्र हैं। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।